अगर देयर माइट बी अ वेरी बिग टैक्स बिल वेटिंग फॉर यू, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो चुके हैं और आपको लगता है आप हो चुके हैं लेकिन आपने सीआरए को नहीं बताया, तो यू नीड टू मीट दोज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, वरना टैक्स बिल कुड बी ह्यूज एंड अनएक्सपेक्टेड। इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है इन कनाडा till the point you declare yourself non-resident. Tax residency is not mutually exclusive. कि अगर मैं कनाडा का रेसिडेंट हो गया तो मैं यूएस का नहीं हूं, या मैं यूएस का हो गया तो मैं कनाडा का नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। तो आपके स्पाउस और डिपेंडेंट्स अगर कनाडा में हैं और आप यहाँ से बाहर चले जाएं, तो दैट डज नॉट मेक यू नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इट इज ऑन अ फैमिली लेवल। बट जनरली स्पीकिंग आई वांट टू नो, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ? मैं आरईएसपी पे कंट्रीब्यूट करता रहा हूँ, आरआरएसपी में, टीएफएसए में, व्हेन आई बिकम अ नॉन रेजिडेंट। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम बहरोज है और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद आमिर जवानी, हु इज़ अ क्रॉस बॉर्डर टैक्स स्पेशलिस्ट, जो कि हेल्प करते हैं उन लोगों को जो कनाडा से मूव आउट कर रहे हों और किसी और मुल्क जा रहे हों, तो उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको सॉर्ट करते हैं, उसको समझते हैं, उसको फाइलिंग में हेल्प करते हैं और बल्कि फाइलिंग करके भी देते हैं। सो दीज आर द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड, विच इज़ अ टैक्स स्पेशलिस्ट हु इज़ अ क्रॉस बॉर्डर टैक्स स्पेशलिस्ट लाइक आमिर जवानी। तो आज की वीडियो में हमने आमिर जवानी से बात की है विद रिगार्ड्स टू वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करें कनाडा में, और अगर आप अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और ये कोई माइनर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस सब की प्लानिंग पहले से करें। तो लाजमी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट, किसी एक्सपर्ट से बात करें लाइक आमिर जवानी। बाय द वे, अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैं इनका जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उन डिटेल्स के थ्रू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर इसको डबल डाउन कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प यूज़ करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। मैं कनाडा का रेजिडेंट था आज से 2 साल पहले एज ऑन टैक्स पर्पसेस, और फिर आई मूव टू यूएस विद माई फैमिली, और मैं अब यूएस का टैक्स रेजिडेंट बन गया हूँ। तो मुझे जो है वो पूरा पेपर वर्क करना पड़ा विद रिगार्ड्स टू मूविंग आउट ऑफ कैनेडा एंड देन मूविंग इन टू यूएस। और मेरी दोनों मुल्कों में फाइलिंग होती है, टैक्स फाइलिंग, बिकॉज मेरी कुछ रेंटल इनकम है, कुछ डिविडेंड इनकम है जो कि कनाडा में आती है, और उसके अलावा मेरी प्रॉपर इनकम है जो कि यूएस में भी आती है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन टू बी इन, और अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हैं या जाने वाले हैं तो बेहतर है आप किसी स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करें और उनकी सर्विसेज सीख करें। आमिर जवानी जो है वो ऐसे ही इंडिविजुअल हैं। इन एनी केस, हम इनके साथ और भी मज़ीद पॉडकास्ट करेंगे जिसमें ना सिर्फ हम नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट होने की बात करेंगे, बल्कि डिपार्चर टैक्स से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, अगर आपकी जो है वो एसेट्स हैं, कोई लेट्स से प्रॉपर्टी है जो कि आप रेंटल नॉन रेंटल, अगर प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थी उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है, अगर आपके स्टॉक्स हैं वो कैसे मैनेज होंगे, स्टॉक ऑप्शंस हैं वो कैसे मैनेज होंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस पूरी सिचुएशन में आपके साथ हो सकते हैं। उस सब को मैनेज करने का क्या तरीका है, इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करें, और हम आमिर को जो है मज़ीद इन फ्यूचर भी पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे। सो मेक श्योर वन, यू लाइक दिस वीडियो अगर आप इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी कंटेंट हम इस चैनल पर डालें वो आपको जो है नोटिफाई हो जाए। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। और सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आमिर विल बी कमिंग in future as well on this channel, where he will be talking about more things like rental income, departure tax and everything, और वो सारी चीज़ें हमको explain करेंगे कि आपकी क्या options हैं और क्या liabilities हैं। Anyways, without further wait, let's get rolling into the podcast. जी आमिर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। आज जो जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है विद रिगार्ड्स टू हाउ टू बिकम अ नॉन रेजिडेंट इन कैनेडा। हम्म। और इस सवाल से रिलेटेड जो है वो और भी बहुत से सवाल हैं मेरे पास, एंड आई हैव ऑल दोस क्वेश्चंस लिस्टेड डाउन हियर। पर इन सब चीज़ों में जाने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आप को जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दें एंड टेल अस हु यू आर एंड व्हाई आर यू एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, व्हिच यू आर। आई नो आई हैव स्पोकन टू यू बिफोर एज वेल एंड यू आर वेरी मच ऑफ एन एक्सपर्ट, बल्कि मैंने आपसे कुछ अपने लिए भी हेल्प यूज़ की है और मैं आगे भी हेल्प यूज़ करता रहूँगा विद रिगार्ड्स टू माई मूव टू यूएस एंड कैनेडा, फ्रॉम कैनेडा and becoming a non-resident and all. But for the audience, it would be nice if you can tell them what is your introduction, और आप क्या करते हैं। थैंक यू बैरोस। मेरा नाम आमिर है और आई एम अ क्रॉस बॉर्डर टैक्स अकाउंटेंट और कंसल्टेंट।
So basically, um, I'm personally based in Canada. I provide tax services to Canadian citizen and resident as well as US citizen and resident. तो चूंकि मैं दोनों साइड की टैक्सेस देखता हूँ, that's why I have that overall understanding कि how both taxes interact, and that comes into play a lot जब आप जो है US से कनाडा या कनाडा से US मूव हो रहे होते हैं, क्योंकि इन आइसोलेशन में चीजें डिफरेंट तरीके से ट्रीट होती हैं, बट जब एक्चुअली वो मूवमेंट होती है या आपकी कोई एक साइड और एक टाइप ऑफ इनकम एक जगह से है और बाकी दूसरी जगह से है, तो उसके बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रीटी कम्स इनटू प्ले एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि डे टू डे में नहीं होते, एंड दैट्स वेयर यू नीड अ स्पेशलिस्ट जो कि आप अगर आपने यूएस टैक्स करवाना है, आपके पास लोकली बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कनाडा करवाना है लोकली ऑप्शन होते हैं, but there are relatively less available options when it comes to cross border because it is complex, and the beauty of this thing is कि हर केस डिफरेंट है। मतलब आपने एक फ्रेंड का, अगर आपका कोई फ्रेंड आया होगा यूएस टू कनाडा, उसकी सिचुएशन कहीं ना कहीं डिफरेंट होगी compared to you, and then that can vary a lot how that reflects in the tax situation, and more important, in some cases there are choices to make, and there's the timing is very important, not just at the tax timing. There's some decisions you need to make जब आप कनाडा आ से यूएस आ रहे होते हैं, there are some decisions you need to make well before that, some decisions after that, and likewise as a taxpayer there are some decisions I can make or some options I can give you as a taxpayer कि या तो आप इसको इस तरह क्लेम कर लें या इस तरह क्लेम कर लें। दैट्स वेयर ये तमाम चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। और just to wind it up, in US मेरे पास enroll agent की designation है, which is a designation granted by IRS, and which gives me unlimited rights of representation of a taxpayer in front of IRS. करेक्ट। थैंक यू आमिर। और यकीन मानिएगा कि मुझे आपसे मिलने से पहले पता भी नहीं था कि इस तरह का कोई रोल एग्जिस्ट करता है, और उसका चैलेंज मुझे ये हुआ कि मैं अब तक जो हूँ वो आई वुड आपसे मिलने से पहले आई वाज ट्राइंग टू फाइंड समवन इन कनाडा जो कि मेरा टैक्स फाइल करे और उससे बिल्कुल एक मैं अलग तरीके से कम्युनिकेट करूँ, एंड देन ट्राइंग टू फाइंड समवन इन यूएस जिससे मैं एक अलग तरीके से कम्युनिकेट करूँ और उसमें भी स्टेट स्पेसिफिक ढूंढना। सो फॉर मी इट वाज अ लॉट ऑफ पेन। दूसरा ये कि जब आप दो एजेंट्स पकड़ते हैं तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है, बिकॉज देर इज सर्टन सेट ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव टू पे टू द कनाडा एजेंट, एंड आई वाज होपिंग इफ देयर इज अ वे कि कोई एक बंदा जो है मेरी ये सारा सॉल्व कर दे, लाइक दे टेक द मनी फ्रॉम मी जितने भी चार्जेस हैं, एंड ऑफ कोर्स दो लोगों को देने से आई एम श्योर इट वुड बी मोर ऑप्टिमाइज्ड अगर एक ही बंदे को दें। दूसरा ये कि वो पूरी स्टोरी भी समझ सकता है बिकॉज ही और शी विल नो एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन कैनेडा, एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन यूएस, क्योंकि यूएस में अगर कोई चीज़ ऐसी अर्निंग है जो कि कनाडा में रिपोर्ट की है और यहाँ मिस कर दी, यहाँ की है कनाडा में मिस कर दी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो I was struggling with this a lot till I met you, and I'm glad I found you, and hence I'm sure many others would be glad as well to find this video as well. अब पहले सवाल पर आ जाते हैं जो मेरा आपसे है कि जब मैं कनाडा से मूव कर रहा हूँ, और इसमें आप दोनों बता दें कि अगर मैं यूएस मूव कर रहा हूँ और अगर मैं यूएस के अलावा कहीं मूव कर रहा हूँ, अगर तो डिफरेंट आंसर हैं, तो मुझे क्यों अपने आप को डिक्लेयर करना लाज़मी है या बेनिफिशियल है इन कनाडा कि मैं अब कनाडा का रेज़िडेंट नहीं रहा? मतलब मैं मेरे पास तो पासपोर्ट है, आई हम्म, कैन जस्ट पैक माय बैग्स वन डे एंड जस्ट मूव टू वेयरएवर आई वांट टू मूव। क्यों मुझे जो है वो अपने आप को डिक्लेयर करना ज़रूरी है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि जब एक नॉन रेसिडेंट होता है, तो हाउ अ कंट्री ट्रीट्स यू एज अ नॉन रेसिडेंट, इसकी डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। एक बहुत ही जनरल परसेप्शन ये है कि अगर मैं कहीं 183 डेज नहीं रहूंगा तो मैं वहां का रेसिडेंट नहीं हूँ। इसका अदरवाइज इज ट्रू कि आप अगर कहीं 183 डेज, फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आपका उनसे कोई ताल्लुक ना हो, फॉर व्हाटसोएवर रीजन आप किसी वजह से भी 183 डेज वहां पे रह गए, फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो उस ईयर के लिए कम से कम आप उसके टैक्स रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इवन फॉर कनाडा। आप कनाडा का विजिटर वीजा पे आए थे या आप किसी तरह भी पहुंच गए, सही है, पैराशूट से आप आए और आप आ गए यहाँ पे, और 183 डेज आप रह गए, तो वो बोलेंगे आपका लीगल स्टेटस हम देखते रहेंगे, बट 183 डेज रहेगा, नाउ योर वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन कनाडा। दैट्स कैनेडियन रूल फॉर एनीबडी, नथिंग टू डू विद पासपोर्ट, नथिंग टू डू विद रेसिडेंसी और वीजा। ठीक है, बट इसका जो अदरवाइज है वो डायरेक्टली नहीं होता कि भाई ठीक है, अगर मैं 183 डेज नहीं रहा तो मैं रेसिडेंट नहीं हूं, आई डोंट नीड टू डिक्लेयर। ऐसा नहीं है।
ये एक बहुत कॉमन फैलेसी जो हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं 2022 में चला गया था एंड मैंने उसके बाद तो 10 दिन आया था, 15 दिन आया था, या मैं तो एक भी दिन नहीं आया था तो मैंने फाइल नहीं किया। आई डोंट नो। तो बट रियलिटी इज, इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है इन कनाडा टिल द पॉइंट यू डिक्लेयर योरसेल्फ नॉन रेसिडेंट। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर आप बैक पैक करके आप जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं या मिडिल ईस्ट पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मे बी वन ऑफ द रीजन माइट बी कि आप वहां जाके कुछ अर्न कर कुछ ना कुछ तो करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट वांट टू पे कैनेडियन टैक्स ऑन दैट इनकम, राइट। तो आपका वो जो वर्ल्ड वाइड इनकम पे जो टैक्स देना है कनाडा का, ठीक है, उसमें टैक्स ट्रीटी होती है, बाकी कुछ होता है, बट जनरली वी नो कैनेडियन टैक्स रेट इज हायर, तो इवेंचुअली यू वुड एंड अप पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा। और स्पेशली आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं जहाँ पे पर्सनल टैक्स नहीं है, तो दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट दैट यू नीड टू पे, राइट। सो टू अवॉइड दैट एंड टू फॉर दैट यू नीड टू टेल सीआरए कि जी मेरा आपसे इतना ही साथ था, दिस इज द पॉइंट ऑफ माई डिसकनेक्शन। उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है जो ऑब्वियसली यू नीड टू फुलफिल, वो हम आगे बात करेंगे। बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट देन फ्रॉम सीआरए परस्पेक्टिव यू विल स्टिल रिमेन टैक्सेबल फॉर योर वर्ल्ड वाइड इनकम। तो आप दुबई चले गए, आपने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है, हो सकता है आप रिटायर में ना आए, बट मे बी व्हेन यू कम बैक यू वुड हैव अ क्वेश्चन, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वाज योर पिछले 3 साल से आपने टैक्स नहीं दिया है। एंड देन व्हेन यू ट्राई टू से कि जी मैं तो नहीं रहता था, तो दैट इज नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट। देयर आर्ग्यूमेंट वुड बी कि नहीं, आपने अपने आप को नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर करना ठीक है, मैं समझ गया। सो बात ये है कि अगर एक बारी आपने यहाँ अपने आप को टैक्स रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया है कनाडा में, आप टैक्स फाइल करना शुरू हो गए हैं, है। तब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हर साल जो है वो टैक्स फाइलिंग होगी और हर साल आप टैक्स देंगे। हाँ, और अगर आप अगर कोई सिटीजन या परमानेंट रेसिडेंट, आप स्टूडेंट थे, आए वीजा पे, स्टूडेंट वीजा खत्म हो गया, यू जस्ट मूव्ड आउट, दैट्स ओके। ठीक है, तो परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन है और अगर आप टैक्स देना शुरू कर दिया है तो उनकी एक्सपेक्टेशन है हर साल आप टैक्स फाइल करेंगे और हर साल टैक्स देंगे। और अगर आपने कोई साल मिस कर दिया, देन उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये टैक्स रिटर्न आना चाहिए था और टैक्स भी मिलना चाहिए था, और अगर नहीं मिला सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो यू हैव टू टेल देम कि अब आगे से जो है वो मेरी टैक्स फाइलिंग जो है वो डिफरेंट होगी, या मेरा जो है वो टैक्स सबमिशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। बिल्कुल। वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अम, जो किस तरह से अपने आप को आप हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं अब यहाँ का टैक्स रेजिडेंट नहीं रहा, ताकि मैं वो टैक्स लायबिलिटी अपनी हम्म। इनकम जो कनाडा से बाहर अब मैं मूव कर गया हूँ और जो कमा रहा हूँ, उस पे वो हम्म। टैक्स लायबिलिटी अवॉइड कर सकूँ। तो किस तरह से मैं बता सकता हूँ सीआरए को कि अब से मैं टैक्स रेजिडेंट नहीं हूँ? अच्छा देखें, इसके 3 तरीके हैं। आई वुड स्टार्ट विद द लीस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन। वो तो ये है कि आपने कॉल किया सीआरए को, बोल दिया जी मैं नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इट्स इजीएस्ट, लुक्स इजीएस्ट, बट पहली बात ये, उस कॉल का ट्रैक रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसका कोई आपके पास सामने कोई चीज हाथ में नहीं है कि क्या हुआ। अब होता क्या है कि जो सीआरए का एजेंट है सामने फोन पे, उसने, ठीक है, मोस्ट लाइकली वो अपडेट कर देगा आपका रिकॉर्ड, बट देन उसमें उसकी और बहुत सारे न्यूआंसेस हैं जो कि वो उसको नहीं बताएगा। वो कहेगा अच्छा आप नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, हमने अपने सिस्टम में डाल दिया नॉन रेसिडेंट। बट व्हेन यू बिकम नॉन रेसिडेंट देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस व्हिच वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। वो आपको नहीं कहेगा अच्छा उसका आपने क्या किया, इसका क्या किया, ये आपने कर दिया, आर यू श्योर ये हो गया, क्या आप वाकई में नॉन रेसिडेंट है, आपका ये हो चुका था, आपने ये कंडीशन मीट की, वो कंडीशन मीट की, वो कुछ नहीं पूछेगा। आपने कहा नॉन रेसिडेंट है, वो अपने पास रिकॉर्ड कर देगा, चैप्टर क्लोज। बाद में सीआरए ऑलवेज हैज अ राइट कि जी आपने तो ये कंडीशन मीट नहीं की थी, तो हम तो अब आपको नॉन रेसिडेंट नहीं मान सकते। आपने कहा था, हमने रिकॉर्ड कर दिया था, बट वी कैन नॉट कंसिडर, बिकॉज ये जब आपने फोन किया हमारे एजेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, ये तो आपने नहीं बताया, राइट। तो फोन वाला इज नॉट समथिंग आई रिकमेंड, बट पीपल जस्ट डू इट। सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। एक ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन होता है वो ये है कि जब आप अपना उस साल का टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, लेट्स सपोज आप अगस्त 2024 में आप जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो जब आप अपना 2024 का रिटर्न तो आपने फाइल करना है, क्योंकि जनवरी टू अगस्त आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो उसमें जब एक सवाल होता है कि आप जो है 31 दिसंबर पे किस प्रोविंस के रेसिडेंट थे, एट दैट टाइम यू कैन से कि जी मैं उस वक्त नॉन रेसिडेंट था। एंड देन देयर वुड बी सर्टेन अदर क्वेश्चंस रिलेटेड दैट के किस डेट पे हुए थे और क्या कुछ। एंड देन यू विल फाइल द आप उसके बाद उसके हिसाब से बाकी चीजें कर देंगे। व्हेन यू वुड डू दैट इट विल आस्क यू फॉर योर वर्ल्ड वाइड इनकम, कि जो आपने नॉन रेसिडेंट बाद बनने के बाद भी कमाई, बट दैट इज नॉट फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ, जो आपको पता है कि हमारी बेसिक एग्जम्पशन एग्जम्प्ट इनकम होती है शुरू की 15,000 18,000, जो हर साल चेंज होती रहती है।
वो उस अमाउंट को प्रोरेट करता है। दैट्स व्हाई दे वांट टू नो कि आप किस डेट पे गए थे और जाने के बाद आपने क्या अर्न किया है, बट दे डोंट टेक्स्ट दैट। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। इसमें ऑब्वियसली आपने रिटर्न फाइल किया, वो उसके साथ हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो कन्वीनियंट, क्योंकि रिटर्न तो वैसे ही फाइल करना है। ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो कि मोस्ट डिटेल्ड ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म NR-73। ठीक है, ये वो फॉर्म है जो कि एक, आई वुड से 6-8 पेजेस का फॉर्म है, और इसमें आप बड़ा डिटेल, एंड दैट इट हैज नो 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 स्पेसिफिक टाइमलाइन टू डू, राइट। जैसे टैक्स रिटर्न है, वो आप ऑब्वियसली अपना तभी करेंगे जब आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। लेकिन NR-73 यू कैन फाइल एनी टाइम। आप अगस्त में गए, आप सितंबर में करना चाहते हैं, सितंबर में कर दें, अक्टूबर में कर दें, अप टू यू। प्रीएम्प्टिवली नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ सवालात हैं जिसके जवाब देने के लिए यू नीड टू बी स्टेब्लिश इन द अदर कंट्री। सही है। और NR-73 का जो एक्चुअल टाइटल है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन रेसिडेंसी एंड सो एंड सो फोर्थ। So basically that form is really an option, it's not mandatory. That is one of the three ways to become non-resident. But उस फॉर्म का पर्पस ये है कि जहां पे आपकी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, और यू वांट अ क्लैरिटी, और यू आर वन ऑफ दोस पर्सन हु वांट समथिंग रिटन इन योर हैंड कि मुझे सीआर ने लिख के दिया है कि अब तो तुम रेसिडेंट नहीं रहे पक्का। तो दैट्स वेयर दैट फॉर्म कम्स इनटू प्ले, क्योंकि इन रिस्पॉन्स टू दैट फॉर्म सीआरए विल राइट यू अ लेटर एंड टेल यू कि जी आपका ये फॉर्म मिला, और बेस्ड ऑन दैट यू आर अ नॉन रेसिडेंट। और अगर उनको कोई आर्ग्यूमेंट है कि नहीं जी आपने ये लिखा था, इसके हिसाब से आप रेसिडेंट होते, तो देन दे विल टेल यू कि बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्स वी थिंक यू आर स्टिल अ रेसिडेंट। सो इट्स रोबस्ट, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बट देन इसमें आपने ज्यादा डिटेल्स देनी है। बेसिकली ये फॉर्म, इसका एसेंस क्या है, ये फॉर्म कंपेयर करता है योर टाइज इन कनाडा वर्सेस योर टाइज इन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मैं यूएस मूव हो गया हूं, तो वो उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपकी फैमिली और बच्चे आपके साथ मूव हुए कि नहीं हुए। आपकी क्या कोई जॉब तो ऐसी नहीं है कि जो आपको पे नहीं कर रही है, बट दैट इज अ गारंटीड जॉब वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक। आपके इवन सो मच सो कि आपका पर्सनल स्टफ और फर्नीचर है कि नहीं, आपका लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पर है, आप किसी सोशल कोई कम्युनिटी के मेंबर हैं कि नहीं हैं, आपकी गाड़ी कहाँ पर है, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डू यू हैव एनी प्रोफेशनल लाइसेंसर्स एंड ऑल दैट। तो बड़े डिटेल्ड क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है जो होता है वो ट्राई करता है टू असिस्ट कि आपकी टाइज इन कनाडा वर्सेस आपकी टाइज इन अदर कंट्री। तो यूजुअली जहाँ पे या तो आपको बड़ा एक डेफिनेट आंसर चाहिए, या जहाँ पे यू वांट टू टेल सीआरए कि जी मेरी ये सिचुएशन है, अगर नहीं हूं तो पहले ही बता दो। तो दैट्स वेयर दिस फॉर्म इज रियली हैंडी। तो मुझे ये बताइएगा कि NR-73 और टैक्स रिटर्न के थ्रू बताने में क्या किस सूरत में आप जो है वो एडवाइस करेंगे कि NR-73 किया जाए, या किस सूरत में आप एडवाइस करेंगे कि टैक्स रिटर्न के टाइम पे ही काम चल जाएगा? देखिए, अगर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो टैक्स रिटर्न इज मोर देन इनफ। ठीक है। इस दो चीज है ना, एक तो ये है कि सिचुएशन कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा ये है कि व्हाट इज एट रिस्क। सही है। आपके कोई ऐसे एसेट नहीं है जिसपे डिपार्चर टैक्स का कोई कंसर्न हो, वैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। बट ऐसे कोई एसेट नहीं है जिसपे डिपार्चर टैक्स का कंसर्न हो, यू वर जस्ट लिविंग देयर, आपने आप रेंट पे रह रहे थे, एक दिन आपने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, सब कुछ कैंसिल किया, गाड़ी बेची और आप चले गए, और आप लेट्स सपोज यूएस चले गए, मच इजियर सिचुएशन, वर्क्स वेल। तो उसमें शायद टैक्स रिटर्न कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर कोई डिवोर्स कपल, जैसे एक मेरे पास एक क्वेरी आई थी एक बंदे की कि भाई आई एम डिवोर्स्ड, मेरे बच्चे की 25% कस्टडी मेरे पास है, और आई वांट टू मूव टू दुबई, तो हाउ वुड सीआरए ट्रीट इफ देयर सिचुएशन लाइक दिस, जहाँ पे अब जैसे आपके अगर बच्चे कनाडा में हैं या डिपेंडेंट्स कनाडा में, तो दैट इज वन ऑफ द टाई विच कैन अवॉइड विच कैन ब्लॉक यू फ्रॉम बिकमिंग नॉन रेसिडेंट, या इन टेक्निकल वर्ड्स यू वुड बी अ डीम्ड रेसिडेंट ऑफ कनाडा, चाहे आप एक दिन भी ना रहें। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आपके कोई वेरिएबल थोड़ा राइट लेफ्ट है, जहाँ आपको उसको डिस्कस करने की जरूरत है, वहां पे दैट मेक्स मोर सेंस। या इफ यू आर वन ऑफ दोस पर्सन हु वांट दैट डेफिनेट आंसर इन योर हैंड, वहां पे इट मेक्स मोर सेंस। पर्टिकुलरली फॉर मिडिल ईस्ट द स्टेक इज बिग, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जनरली जो बंदा मिडिल ईस्ट जाता है वहां पे वो रिलेटिवली अच्छी इनकम पे जा रहा होता है, प्लस वहां के खर्चे भी ज्यादा होते हैं। अब अगर तो कल को सीआरए और उसकी कोई सिचुएशन में कोई इस तरह का कोई कोई चीज है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो अगर तो कल को सीआरए ने उस पे टैक्स कर दिया, तो वहां तो कोई पर्सनल टैक्स ही नहीं था, तो दैट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट टू पे। सही है। वर्सेस अगर बंदा यूएस जा रहा है, वो कह रहा है कि यार मैं ठीक है दे ही रहा हूँ, 6 8 10% का फर्क होता है, और ठीक है अगर हो गया तो देख लेंगे, उस पर दे देंगे, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें बंदा कहता है कि चल मैं जो है वो पर्सनल टैक्स के थ्रू कर लेता हूँ। तो इस सिचुएशन बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी एट रिस्क,
how much complex your situation is. The more complex the situation is, I would prefer NR 73. जितनी आपकी situation towards simplicity होगी, I would prefer tax return. ठीक है। एक बिल्कुल क्लियर, बहुत मैं समझ गया। अब मुझे एक सवाल का और जवाब दें, आप थोड़ा-सा रिलेट करते रहे उससे। अगर मैं पर्पसली चाहूँ कि अपना टैक्स रेज़िडेंसी कनाडा में भी ऑन रखूँ और लेट्स से आई हम्म, हैव मूव्ड टू यूएस और मैं यूएस में तो टैक्स दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रेज़िडेंट हो गया हूँ। इज़ दैट समथिंग दैट आई कैन डू और नॉट? इवन दो okay. मैं 180 डेज़ नहीं रह रहा कनाडा में, हम्म, इवन दो मेरी फैमिली सारी मेरे साथ यूएस मूव कर चुकी है, क्या हम्म, मैं फिर भी ये ऑप्शन खुली छोड़ सकता हूँ? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल बाय द वे। हम्म, फॉर इंस्टेंस दिस हैपेंड टू अस बिकॉज़ हमने अपने पेरेंट्स की लॉटरी में डाला हुआ था नाम फॉर in Canada for them to invite to and become a sponsor. We were the sponsors for them to come and have a PR in Canada. और हमने लॉटरी में डाला था, लॉटरी में निकला नहीं एंड आवर मूव टू यूएस केम एंड वी वर थिंकिंग दैट इफ इट मेक्स सेंस कि हम अपनी, क्योंकि उसमें आपको इनकम दिखानी होती है कि मैं जो हूँ हम्म, इतने अरसे से जो हूँ यहाँ रह रहा हूँ और मेरी ये इनकम है। एंड हम्म, वी वर थिंकिंग मी एंड माई वाइफ कि इफ देर इज़ अ वे कि हम अपने दोनों जगह टैक्स दे और वो डिफरेंशियल टैक्स होगा, सो पूरी हिट नहीं आएगी, थोड़ी-सी आएगी। इस तरह हम कम से कम अपनी इनकम शो कर सकेंगे व्हेन द टाइम ऑफ स्पॉन्सर कम्स। एनीवेज़ वो हुआ ऐसे ही नहीं, बिकॉज़ वी टॉक्ड टू द लॉयर, उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी थी, वो सिर्फ़ इनकम से काम नहीं चलता, और भी चीज़ें हैं। हम्म, बट इट वाज़ अ क्वेश्चन दैट वी हैड कि यार अगर हम थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा दे दें और अपनी दोनों तरफ रेज़िडेंसी मेंटेन कर दें डिस्पाइट नॉट लिविंग इन कनाडा फॉर 180 हम्म। डेज़ और रादर इवन जस्ट विजिटिंग कनाडा वन्स अ ईयर। सो टेल मी इफ देयर आर सिचुएशंस जहाँ ये लोग करते हैं एंड इफ इट्स पॉसिबल? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि रेसिडेंसी की डेफिनेशन या रेसिडेंट होने की डेफिनेशन इन कनाडा और एनीवेयर इन एनी अदर कंट्री फ्रॉम वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन वेरी। ठीक है, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई या जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सीआरए की डेफिनेशन पे कर रहे हैं। ओके, आईआरसीसी माइट हैव टोटली डिफरेंट डेफिनेशन फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो हेल्थ ओंटारियो ओहिब जो है उसकी टोटली एक डिफरेंट डेफिनेशन होगी रेसिडेंसी की। एंड किसी थर्ड डिपार्टमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस कनाडा ईआई आपको देता है, उसकी रेसिडेंट की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपने उन लोगों की भी डेफिडेंस रेसिडेंस की डेफिनेशन मीट कर ली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ हेल्थ ओंटारियो की बात करूं तो उनका आई बिलीव 5 मंथ या 6 मंथ का एक टाइम पीरियड है कि अगर उससे ज्यादा आप आउट ऑफ प्रोविंस हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, देन यू नीड टू रीस्टैब्लिश योर रेसिडेंसी और फिर आप एलिजिबल होते हैं। तो अब दे डोंट केयर आपने टैक्स दिया नहीं दिया, आपका था नहीं था। तो उनका दे हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन। आईआरसीसी की एक अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, आप ऑब्वियसली अगर आपके पास पीआर है, आप 3 साल बाद जाके उनको बोलेंगे कि नहीं मैं रहता तो पूरा टाइम यूएस में था लेकिन मैं टैक्स रेसिडेंट था, मैंने टैक्स दिया था, या इवन मेरी वाइफ यहाँ रहती थी दैट्स वाई मैं टैक्स रेसिडेंट था। तो दे वोंट केयर, वो बोलेंगे कि भाई हमारी रेसिडेंस की डेफिनेशन ये है। ठीक है ना, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप ये दोनों रेसिडेंसी मेंटेन करते हैं बाय चॉइस, मतलब अगर तो एक तो एक क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो हम कर रहे हैं वो एक अलग बात है। बाय चॉइस जब भी करते हैं उसका रीजन टैक्स नहीं होता। नो बडी वॉन्ट्स टू पे एक्स्ट्रा टैक्स टू द गवर्नमेंट। उसका रीजन यही होता है कि या तो कोई इमिग्रेशन रिलेटेड होगा या कोई अपने हेल्थ के लिए ऑप्शन खुले रखना चाह रहा है कि मेरा भी यूएस में कोई इंश्योरेंस नहीं है तो मैं वहां पे मैं कम से कम कुछ हो, या कोई और रीजन होगा। तो वी नीड टू चेक द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटी कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इफ दे डू देन द कॉस्ट इज दैट यू हैव टू पे दैट। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, अब आप चूँकि हेल्थ की बात आपने करना शुरू कर दी, हेल्थ कार्ड की, मुझे याद है कि जब मैं मूव हुआ था यूएस, आई स्टिल हैड माय हेल्थ कार्ड विद मी एंड इट वाज़ नॉट एक्सपायर्ड। हम्म, और देयर वाज़ एन इंस्टेंस जब हम कनाडा वापस गए छुट्टियों पे एंड वी वांटेड टू गेट आई थिंक फ्लू शॉट्स और समथिंग, कोई एक ऐसा शॉट हमको लगवाना था जिसकी वैक्सीन यूएस में अवेलेबल नहीं थी। वी वांटेड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, उसके लिए हम कुछ वैक्सीन लगाना चाह रहे थे बिकॉज़ हम काफ़ी अरसे से बाहर रहे हैं पाकिस्तान से। सो अब हम्म, हम जब जाते हैं तो हमारी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। सो वी काइंड ऑफ नॉट जस्ट बिकम नॉन रेजिडेंट्स बट सीम्स लाइक हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी नॉन वो भी नॉन नॉन रेसिडेंट। पाकिस्तानी हो गया। And we couldn't find that in US. So we went in Canada and there was a question in our mind कि हेल्थ कार्ड तो यूज़ हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि हमको साल हो गया यूएस आए हुए, बट हेल्थ कार्ड तो अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ। सो इफ समवन वांट्स टू यूज़ इट, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू यूज़ इट और नो, वंस इट इवन इफ इट्स नॉट एक्सपायर्ड, आप मूव कर चुके हैं, उसकी यूजिबिलिटी खत्म हो गई और अगर उसकी कोई रेप्रिकॉशंस हैं? देखिए, ये जो एक्सपायर नहीं हुआ होता ना, दैट इज ऑल
लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कि वो एक में हुआ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका बड़ा एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है दुबई का, कि वहां पे एक दफा आपका वीजा कैंसिल होता है, खट 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 हर डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि भाई दिस पर्सन इज नॉट अ रेसिडेंट एनी मोर। ठीक है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो डिफरेंट जगहों पे वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं हो रहा है, जस्ट दे आर नॉट इंटीग्रेटेड और फॉर व्हाटसोएवर रीजन दे आर नॉट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, राइट, वो उनके अपने लीगल इश्यूज हों या जो भी होगा। तो it's more of that. I would suggest not to use any benefit if you want to claim non-residency, क्योंकि कल को क्योंकि रेसिडेंसी के बारे में जितने भी आप लॉस पढ़ेंगे या गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसमें एट द एंड ऑफ द डे सीआरए एक जुमला जरूर लिखता है, सीआरए या जो भी रेगुलेटर हो, कि रेसिडेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस। कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपकी $1 मिलियन की लॉटरी लग गई इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है सीआरए क्लेम करने आ गया हमारा टैक्स कहाँ है, आपने कहा मैं तो नॉन रेसिडेंट था, और कोई इस तरह की चीज निकल आती है। आई मीन मैलिशियसली कोई नहीं करता है ऑब्वियसली, लेकिन पॉइंट ये है कि इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ द सिस्टम, यू आर नॉट एलिजिबल टू यूज दो सोशल सर्विसेज। ठीक है, इसमें हमारे पास अक्सर एक सवाल आता है ईआई का भी, कि मेरे पास जो है वो मैं मैट लीव पर हूँ, मेरा ईआई आ रहा है, और नाउ वी आर मूविंग टू यूएस, सो कैन आई कंटिन्यू दैट। ठीक है, अच्छा, आप अगर सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे, उनको फोन करेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे जी मैं कनाडा से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं मैट लीव पर हूँ, तो कैन आई यूज दैट, तो दे वुड से हाँ आप जा सकते हैं। बट वो अब डिपेंड करता है ना आपने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया था। एजेंट तो सोचता है कि हाँ भाई आप छुट्टियों के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, कोई 8-10 महीने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, या मे बी उसको एजेंट को शायद सही से पता ना हो डिटेल्स। बट पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को नॉन रेसिडेंट भी कह रहे हैं और यू आर यूजिंग दैट सिस्टम एज वेल, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। उसका बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि एज सून एज यू टेल सीआरए कि मैं जो है नॉन रेसिडेंट हो रहा हूँ, आपका चाइल्ड केयर बेनिफिट राइट अवे रुक जाता है, और विद इन फ्यू वीक्स रुक जाता है। इवन अगर उन्होंने दे दिया है, जैसे आपने फोन किया बोला कि जी मैं जनवरी में नॉन रेसिडेंट हो गया था, तो वो आपको नोटिस आ जाएगा कि जो आपने जनवरी से दिया था चाइल्ड केयर बेनिफिट, वो आप वापस करें। अब क्योंकि चाइल्ड केयर बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेड बाय सीआरए, तो वो राइट अवे हो जाता है। सर्विस कैनेडा ईआई जो है वो सर्विस कैनेडा करता है, तो प्रॉब्ली वो इंटीग्रेशन नहीं है वो होते होते टाइम। ठीक है, गॉट इट। थैंक यू, दिस वाज रियली हेल्पफुल। मैं चाइल्ड केयर बेनिफिट के बारे में भी आपसे पूछना चाह रहा था और आपने वो जवाब दे दिया। अब मेरा एक सवाल और ये है, which is there are things like RESP, RRSP, TFSA, FHSA. आई नो हम इसमें डिटेल में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम आप बिल्कुल हमको समझाएंगे कि इन अकाउंट्स को मैनेज कैसे करना है, सेल ऑफ करना है, नहीं करना, इनके अंदर पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग आई वांट टू नो, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ, मैं RESP पे कंट्रीब्यूट करता रहूँ, RRSP में, TFSA में, व्हेन आई बिकम अ नॉन रेजिडेंट, या नहीं ये भी उसी तरह जिस तरह मैं चाइल्ड बेनिफिट लेना खत्म हो जाता है, ईआई खत्म हो जाता है, दिस विल आल्सो ऑल टुगेदर हैज टू एंड लाइक द कंट्रीब्यूशंस आई मीन। ठीक है, एज यू सेड डिटेल में इस पे बात करेंगे, बट अभी मैं ये बता देता हूँ कि जनरली स्पीकिंग स्पेशली फॉर योर आरआरएसपी एंड टीएफएसए, कंट्रीब्यूशन तो आप फॉर श्योर नहीं कर सकते। ठीक है ना, एज सुन एज यू आर नॉन रेसिडेंट कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, एंड देयर आर पेनल्टीज फॉर दैट, और वो पेनल्टी पर मंथ के हिसाब से है। तो बाय द टाइम वो आपको रियलाइज होगा कि वो पेनल्टी लगी है, दैट वुड बी अ बिग अमाउंट। दाल है शायद आपने $100 हो, देन उस पर पेनल्टी $100 मंथ की, और आप $1200 से पेनल्टी में दे रहे हो। तो biggest no-go area, do not contribute after you become non-resident. If you had the room available, if you had the cash available, and if you had the desire to do it before you become non-resident. ठीक है, अच्छा, बाकी पे जो स्पेसिफिक है, आरईएसपी हो गया, एफएचएसए हो गया, उसका हम डिस्कस कर सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए इन स्पेशली इन दो बड़े जो हमारे होते हैं टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट कैन ग्रो टैक्स फ्री, टीएफएसए सॉरी आरआरएसपी कैन ग्रो टैक्स फ्री फॉर फेडरल टैक्स पर्पसेस। तो जब मैं ग्रो की बात करता हूं, तो इसका मतलब है हम ऑब्वियसली आरएसपी के अंदर आपने कहीं ना कहीं पैसे लगाए होंगे किसी इन्वेस्टमेंट में, उसके अंदर एक ग्रोथ हो रही होती है। इवन इफ यू डोंट टेक दैट मनी आउट, देयर इज स्टिल सम ग्रोथ हैपनिंग विद इन द पोर्टफोलियो। तो ऑब्वियसली हमें कनाडा में उस पर टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि वो टैक्स फ्री है, या टैक्स डेफर्ड भी कहते हैं उसे। तो हमें उस पर कुछ नहीं देना। लाइकवाइज यूएस का फेडरल लॉ रिकॉग्नाइज करता है इस चीज को, और आपको अपने फेडरल टैक्सेस में उस इनकम को नहीं दिखाना, बट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि किस स्टेट में वो इनकम टैक्स फ्री कंसिडर होगी या नहीं होगी। तो एक बड़ा वेरिएबल ये भी है कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं, वो भी आपकी इस प्लानिंग को अफेक्ट करेगा कि मेरे पास जो पैसे हैं
अगर तो मुझे वो लेके नहीं जाने और कहीं डालने ही है इन्हीं में से किसी एवेन्यू में, तो मैं डालूँ या ना डालूँ आरएसपी में, डिपेंडिंग व्हिच स्टेट यू आर गोइंग टू। ठीक है, वेरी क्लियर, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएँ, आप क्या ये मैथ करके देते हैं अगर कोई आपके पास सर्विस लेकर आए, कि ओवरऑल मुझे नॉन रेज़िडेंट बनने में मैथमेटिकली नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? और मैं आपको बताता हूँ, ऑन द पेपर इट सीम्स कि नुकसान होगा अगर मैं टैक्स देता रहूँ कनाडा में, बट इट मे नॉट बी एंटायरली ट्रू एज़ वेल, अगेन डिपेंड ऑन सारे डिपार्टमेंट्स किस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं। बट मैं वैसे ही लिख रहा था, जिस तरह आरईएसपी का बेनिफिट है, आरआरएसपी, टीएफएसए, एफएचएसए, चाइल्ड बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट हो सकता है। आपको कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट आ रहा हो, लेट्स से ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, या आपके बच्चों का आ रहा हो, एंड ऑल इन ऑल ये पैसे जो हैं आपको जितने भी मिल रहे हैं, आप बोले यार ये दिस विल ऑल गो अवे इफ आई बिकम अ नॉन रेजिडेंट, आई विल सेव ऑन द टैक्स बट दिस विल ऑल गो अवे। कैन समवन डू द मैथ फॉर मी कि मैं इतना टैक्स जो है वो सेव करूंगा बट इतना पैसा लूज करूंगा? डज इट मेक सेंस फॉर मी टू लेट गो ऑफ माई टैक्स रेजिडेंसी ऑल टुगेदर, या मैं दोनों जगह जो हूँ वो टैक्स रेजिडेंसी मेंटेन करता रहूं? ठीक है, विद द गिवन सिनेरियोज वी कैन कम अप विद अ नंबर, but it will be an expensive exercise. So it should be done only when you think it is really going to make a difference, just not just for academic purposes. और उसका रीजन ये है कि आप अगर मुझसे ये एस्टिमेट मांगेंगे तो मुझे एक्चुअली वो पूरा, पहली बात ये कि वो एस्टिमेट बड़े फिक्स वेरिएबल के ऊपर बनेगा। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा 5% भी बता दो, 8% भी बता दो, 14% भी बता दो। यू हैव टू गिव मी वेरी स्पेसिफिक वेरिएबल। मैं अज्यूम करूंगा कि वो ये गुजर चुका है, ये आपकी इनकम है, ये वेरिएबल है। मैं उसको यूएस के टैक्स सॉफ्टवेयर के हिसाब से निकालूंगा, कैनेडियन के हिसाब से निकालूंगा, क्रॉस बॉर्डर का इम्पैक्ट डालूंगा दोनों में, एंड देन आई कैन गिव यू अ नंबर। एंड इफ व्हेन यू से अच्छा ये मैं नहीं करता तो देन आई कैन गिव यू अ नंबर। बट देन दैट्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सरसाइज, तो किया जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट शुड बी डन ओनली व्हेन द स्टेक्स आर हाई। करेक्ट, मेक सेंस। अच्छा, एक सवाल शायद मुझे आपसे पहले पूछना चाहिए था, अगर स्प्लिट फैमिली अरेंजमेंट हो, क्योंकि बहुत सी बारी ऐसा होता है कि, और दो, रादर दो चीज़ें, अगर मेरे जॉब यूएस में है, मैं रह कनाडा में रहा हूँ एंड आई एम डूइंग बैक एंड फोर्थ, हाउ इज दैट सॉर्टेड? और दूसरा ये कि एंड इफ इट्स ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल, लेट्स से कुछ दिन मैं यहाँ हूँ, कुछ दिन मैं यहाँ हूँ एंड ऑल, एंड दूसरा ये कि मैं जो हूँ स्प्लिट फैमिली अरेंजमेंट पे हूँ, विच इज़ माई फैमिली इज़ हेयर, क्योंकि फॉर इंस्टेंस मेरे बच्चों का कॉलेज शुरू हो गया है, हम्म। बट आई एम नॉट हैप्पी विद माई इनकम इन कैनेडा, और मुझे लगता है मिडल ईस्ट में मेरे पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, और ठीक है मुझे पासपोर्ट मिल गया है, अब आई वांट टू गो बैक, बट बच्चे कह रहे हैं हम तो अब यहीं रहेंगे, हमको तो यहाँ अच्छा लगता है, बेगम भी, उनकी भी जॉब लग गई है, शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, बट यू वांट टू मेक मोर मनी, आपका एक ज़माने में एक टाइटल होता था, आप वो सब छोड़ के, एक टिपिकल इमिग्रेंट टिपिकल स्टोरी। मिडिल ईस्टर्न स्टोरी। मिडल एग्जैक्टली, तो अब मैं तो जा रहा हूँ मिडल ईस्ट वापस, मैं आप लोगों से 6 महीने में एक बार ही मिलने आया करूंगा। सही है। तो रेजिडेंस, तो उस चाइल्ड बेनिफिट का क्या होगा? अगर तो चाइल्ड चाइल्ड बेनिफिट या जो भी बेनिफिट्स हैं डिसेबिलिटी के, जितने भी जो हम्म, चाइल्ड और फैमिली को मिल रहे हैं, बट हम्म। आपकी इनकम अब दुबई की हो गई है, तो व्हाट हैपेंस इन दैट सिनेरियो? और दूसरा जो मेरा सवाल था, व्हाट हैपेंस इफ यू आर जस्ट ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन यूएस, क्योंकि आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको आना जाना पड़ता सही है। अच्छा, दोनों सवालों के जवाब के लिए पहले स्टार्ट करते हैं जो हमने बात की थी कि टाइज टू कनाडा, जो कि मैंने कहा था फॉर्म NR-73 भरते हैं तो उसमें वो सवालात होते हैं, ठीक है ना। अब आप वो फॉर्म नहीं भर रहे, आप टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, डजंट मीन कि वो टाइज एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू सीआरए। वो टाइज स्टिल एप्लीकेबल है, जो आपने खुद असेस करना है कि वो मुझ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन NR-73 एंड टैक्स रिटर्न, कि एक में आपने लिख के दे दिया और सीआरए ने आपको जवाब दिया, एक में आपको खुद असेस करना है, खुद अपना डिसीजन लेना है, which CRA can later challenge. तो एनीवेज, तो वो अगर आप उस फॉर्म NR-73 पे जाएंगे तो उसमें डिफरेंट टाइज डिफाइंड है। उनको हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेजर टाइज एंड माइनर टाइज। तो दो टाइज तो ऐसी हैं जो कि मेजर हैं, जो एब्सोल्यूट जिनका होना जरूरी ही है फुलफिल। पहली तो चीज ये है कि अगर आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट्स का मतलब ऑब्वियसली किड्स हैं, दे हैव नॉट डिफाइंड किड्स इन टर्म्स ऑफ एज, बट वी हैव टू प्रूव कि दे आर डिपेंडेंट और दे आर नॉट डिपेंडेंट। तो आपके स्पाउस और डिपेंडेंट्स अगर कनाडा में हैं और आप यहाँ से बाहर चले जाएं तो दैट डज नॉट मेक यू नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इट इज ऑन अ फैमिली लेवल। अ वेरी स्मॉल एक्सेप्शन इज कि अगर आप एक स्पाउस पहले किसी और कंट्री का रेसिडेंट था बिफोर बिकमिंग कैनेडियन रेसिडेंट, एंड ही रीस्टेब्लिशेस दैट रेसिडेंसी, तो वो आपको एक रीजनेबल टाइम दे देते हैं कि ठीक है आप हो गए नॉन रेसिडेंट और आपका स्पाउस कुछ अरसे में आ जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज दुबई में रहता था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एंड नाउ इफ आई वांट टू मूव बैक टू दुबई, तो मैं चला गया, और जो है चूंकि मेरी रेसिडेंसी दुबई की थी, तो मैंने रीस्टैब्लिश किया, कोई ब्रांड न्यू रेसिडेंसी नहीं है, तो मुझे थोड़ा मार्जिन दे देंगे कि मैं रीस्टैब्लिश कर लूँ, मीनवाइल मेरे बच्ची के स्कूल ईयर कंप्लीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ऐसा नहीं कि वो पूरा 4 साल का ग्रेजुएशन करवा दूं, लेकिन एटलीस्ट एक रीजनेबल टाइम जिसमें आपने वो टेम्पररी अरेंजमेंट या ब्रिजिंग पीरियड के, जिसमें आपने एक ने किया फिर दूसरे ने किया, लेकिन ये सिर्फ उस सिचुएशन में है जिसमें वो जो स्पाउस जो पहले मूव हो रहा है उसकी प्रायर रेसिडेंसी वहां। अदरवाइज बाय एंड लार्ज द रूल इज कि अगर आपके स्पाउस और आपके किड्स यहाँ पर हैं, तो इट्स एब्सोल्यूट, तो बेसिकली उसके लिए जो टर्म यूज करता है सीआरए, दैट इज कॉल्ड डीम्ड रेसिडेंट ऑफ कनाडा, कि आप रेसिडेंट है तो नहीं, बट यू आर डीम्ड एज अ रेसिडेंट बिकॉज ऑफ दिस टाइम। तो पहली तो ये है, ठीक है ना। और इसमें अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे अराउंड, हैव टू मूव देम। सेकंड जो है वो है आपका घर, ठीक है ना। अगर तो आपके लिए घर है जो आपका वेट कर रहा है, इवन इफ यू डोंट ओन इट, आपने लीज पे लेके रखा हुआ है कि यार मैं जब आऊंगा महीना 2 महीना वॉट, वो मैं उसका यूज करूंगा, तो दैट मीन्स यू हैव अ बोर्ड टू गो बैक टू, विच स्टिल मेक्स यू अ रेसिडेंट। और ऑब्वियसली आप ओन करते हैं और आपने वेकेंट रखा है, तो भी वही सिचुएशन है कि एक घर है जहां आप आ सकते हैं। अच्छा, इसमें आप नॉर्मली किसी भी कंट्री की टैक्स ट्रीटी पढ़ेंगे बिटवीन एनी टू कंट्रीज, बिटवीन कनाडा एंड एनी अदर कंट्री, तो उसमें उन्होंने बड़े लेवल्स दिए हैं कि अगर लेट्स सपोज आप कनाडा यूए की टैक्स ट्रीटी पढ़ेंगे या कनाडा यूएस की पढ़ेंगे, तो किस तरह से हम रेसिडेंट को डिफाइन करेंगे, उन्होंने बड़े लेवल्स दिए हुए, ठीक है ना। तो उसमें पहला लेवल होता है कि अच्छा, इसमें ये चीज भी जानना जरूरी है कि हम सबसे पहले ट्रीटी आती है, देन आपके टैक्स लॉज आते हैं। तो अगर आपका टैक्स लॉ कहता है ए और आपकी ट्रीटी कहती है बी, तो बी फॉलो अगर आप उस कंट्री के दरमियान है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जो आपका जो ट्रीटी है वो भी ये कहती है कि अगर हर चीज दोनों में हो, लेट सपोज मैं कनाडा का भी रेसिडेंट हूँ, मैं यूएस का भी रेसिडेंट हूँ, मैं एग्जैक्टली आधे दिन आधे साल यहाँ होता हूँ, आधे साल वहां होता हूँ, हर चीज सेम है, तो आखिर में वो देखते हैं कि आपका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कहाँ है। एंड आपका जो रेसिडेंस होता है, प्लेस ऑफ द प्लेस दैट यू कॉल होम, वो आपका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट है। तो अगर मेरा कनाडा में घर है, जहां पे लेट्स सपोज आई एम अ सिंगल, मेरा कनाडा में घर है जो मैंने परमानेंटली रेंट पे लिया हुआ है या मैं ओन करता हूँ, ठीक है, वहां मैं सिर्फ 2 ही महीने रहता हूँ, बाकी मेरा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि मैं 10 महीने दुनिया में ट्रेवल करता रहता हूँ, तो स्टिल कनाडा इज माई होम, क्योंकि बाकी जगह मैं जाता हूँ, मैं होटल में रुकता हूँ, दैट इज माई सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। और भी डेफिनेशन सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट की, बट होम इज ऑब्वियसली अ बिगेस्ट थिंग। तो इसलिए होम का वेकेंट होना इज अ मेजर टाई। आप ये कर सकते हैं कि आप उसको रेंट कर दें, ऑब्वियसली आप सेल कर सकते हैं, वो तो ऑलवेज एन ऑप्शन है ही है। अदरवाइज सेल नहीं करना है तो यू कैन रेंट इट, विच इज परफेक्टली ओके, बट इट शुड बी रेंटेड टू अ अनरिलेटेड पार्टी, चाचा ताया भाई बहन नहीं। अगर रिलेटेड पार्टी को करना है तो इट शुड बी एट अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, ठीक है। लेकिन ये हरगिज ना करिएगा कि आपने अपने पेरेंट को वहां पे रोका, पहले अपने अकाउंट से उसमें पैसे डाले, फिर उन्होंने आपको रेंट दे दिया। दे हैव टू यू हैव टू गो बाय द स्प्रेड। तो द आइडिया इज कि आपने आपका रिलेटेड पार्टी नहीं, आपने अनरिलेटेड पार्टी को दिया, रिलेटेड को दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे दिया हुआ, उन्होंने आपको पैसे दे दिए, ठीक है ना। तो ये दो तो मेजर टाइज हैं कि जिनके होते हुए आप नहीं हो सकते नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, बाकी फिर अच्छा, एक टाई है जिसको मैं ना माइनर तो नहीं कहूंगा, बट इट्स ऑलमोस्ट मेजर, वो ये होती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर कैनेडियन है जिसने आपको यूएई भेजा हुआ है या यूएस भेजा हुआ है फॉर वॉट एवर रीजन, तो ये मेरा एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने यूएई भेजा कि जाओ वहां जाके बिजनेस डेवलपमेंट करो, बट आई एम पेइंग हिज सैलरी, द कैनेडियन एम्प्लॉय, तो वो भी आपका टाई है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि यार मैं जो है, मेरा एम्प्लॉय कहता है कि यार मैं जो है ना वो यूएस जाना चाहता हूँ या यूएई जाना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सप्लोर, या मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, और मैं कहता हूँ कि आपकी जॉब गारंटीड है, व्हेन यू कम बैक योर जॉब इज देयर। अक्सर इस तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होता है कि यू कैन टेक अ एक्सटेंडेड अनपेड लीव एंड योर जॉब रिमेन्स गारंटीड। दैट इज अनदर मेजर टाई, जो शायद हमें दिखता नहीं है, बट दैट ऑल्सो कम्स इन टू प्ले। तो दीज आर 2-3 मेजर और रिलेटिवली मेजर टाइज। तो मेजर टाई नहीं हो सकती, माइनर टाइज मैं जो अभी बताऊंगा दैट कुड बी देयर, बट सारी ही ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट माइनर टाई है, आपका पासपोर्ट माइनर टाई है, आपके क्रेडिट कार्ड माइनर टाइज है, आम, आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पे हैं कि नहीं है, वो भी एक माइनर टाई है, ठीक है। अब अगर आप इंटायरिटी में देखें, अगर हर माइनर टाई आपने रखी हुई है, तो देन प्रॉब्ली सीआरए कैन से कि नहीं, दैट इज स्टिल यू आर स्टिल अ रेसिडेंट। बट छोटी मोटी चीजें होंगी दे एक्सेप्ट, कि आपने अगर मॉर्गेज ली हुई है तो आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होगा,
आप कभी कभार आते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से, तो आपके पास शायद एक क्रेडिट कार्ड भी होगा, बट आपने यहाँ पे एक टेस्ला रखी हुई है जो आप कहें कि मैं तो सिर्फ विजिट करने आता हूँ तब यूज करता हूँ, दैट डजंट मेक सेंस। तो it's a question of facts, and major ties and minor ties are applicable. And sorry, just coming back to your question, आपका सवाल exactly ये था कि अगर मैं can you repeat the question? दूसरा सवाल जो था वो था, इफ आई एम ट्रैवलिंग टू यूएस फॉर वर्क, लाइक हम्म, 5 days आई एम इन यूएस और 4 days आई एम इन यूएस और फिर मैं वीकेंड पे घर आ जाता हूँ फिर। सो उस सूरत में मैं 180 days से तो ज़्यादा गुजार रहा हूँ इन यूएस, आई एम नॉट इन हम्म, कैनेडा फॉर, बट हम्म, सारे मेजर टाइज तो चेक होते बिल्कुल। हैं तो कनाडा इन में। दैट सिचुएशन, अच्छा हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डिस्कस करने की कि टैक्स रेसिडेंसी इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि अगर मैं कनाडा का रेसिडेंट हो गया तो मैं यूएस का नहीं हूं, या मैं यूएस का हो गया तो मैं कनाडा का नहीं हूं, ऐसा नहीं होता। यू कैन बी अ टैक्स रेसिडेंट एट बोथ प्लेसेस, लाइक दिस इज अ गुड एग्जांपल कि अगर मैं विंसर में रहता हूं, मैं जॉब करने के लिए क्रॉस करके जाता हूं और आ जाता हूं, या इन अदर वर्ड्स मैं जाता हूं, मैं 5 दिन रहता हूं, वीकेंड पे आ जाता हूं, तो ठीक है, अगर आप 5 दिन रहते हैं और वापस आ जाते हैं तो यू आर अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ यूएस, क्योंकि आपने 183 डेज क्रॉस कर दिए, उनकी डेफिनेशन ये है। सही है। बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आप नॉन रेसिडेंट हो गए, क्योंकि आपकी मेजर टाइज यहाँ पे स्टिल है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, तो यू आर इन दैट सिचुएशन, यू आर टैक्स रेसिडेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज। गॉट इट, मेक सेंस, थैंक यू, दिस वाज हेल्पफुल एंड वेरी क्लियर। अच्छा, आपने एक बीच में कुछ जिक्र किया, यू यूज द वर्ड डिपार्चर टैक्स, अगर आप थोड़ा सा उस पर एलेबरेट कर दें वो क्या होता है। आई नो हम बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू एसेट्स और विल इनवाइट यू अगेन एंड विल टॉक अबाउट कि एसेट्स पे टैक्सेशन, प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन, स्टॉक्स एंड ऑल। बट अगर आप थोड़े से डिपार्चर टैक्स को एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या होता है, जस्ट फॉर पीपल टू हैव एन आइडिया कि हम इस पे भी और एलेबरेट करेंगे। ओके, सो जनरली स्पीकिंग, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कनाडा में रहते हुए जो इनकम कमाई उस पर तो आपने टैक्स दे दिया, ठीक है। बट दे आर सर्टेन एसेट्स जो कि वैल्यू में ग्रो हो रहे होते हैं, बट आपने उनको बेचा नहीं है। चूंकि आपने उसको बेचा नहीं है तो उस पर आपने इनकम अर्न रियलाइज नहीं की है, और चूंकि आपने रियलाइज नहीं की तो उस पर टैक्स नहीं दिया है, ठीक है। तो बट जितने अरसे आप रहे थे कनाडा में, भले चाहे आप जाते हुए ना बेचें, लेकिन बाद में जब आप बेचेंगे उस पे इवेंचुअली यू विल मेक सम मनी, और यू मे हैव अ लॉस एज वेल। बट उस अरसे तक, जिस पॉइंट पे आप कट ऑफ कर रहे हैं अपना कनाडा से, उस अरसे तक अगर वैल्यू ग्रो हुई है उस चीज की, तो गवर्नमेंट कहती है कि उस पे भी हमारा राइट है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। नोबडी लाइक्स इट, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आप कनाडा में रहे थे उस अरसे के लिए जिसमें वो वैल्यू ग्रो हुई है, सो दे हैव अ क्लेम ऑन इट, ठीक है। अच्छा, अब दे कैन नॉट फोर्स यू टू सेल एवरीथिंग व्हेन यू आर गोइंग आउट। तो वो क्या कहते हैं कि जब आप जा रहे हैं, तो द प्रोसीजर इज, जब आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको, यू आर सपोज टू फिल अ फॉर्म एंड सबमिट टू सीआरए, and that form list all your worldwide assets, not just Canada, worldwide assets, ठीक है। तो डिपार्चर टैक्स का स्कोप सिर्फ कनाडा नहीं है, आपके वर्ल्ड वाइड एसेट्स, ठीक है। यू आर सपोज टू लिस्ट दोस एसेट्स एंड पुट देयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब वो जो एसेट्स हैं, इट कुड बी अ वेरी ऑब्वियस थिंग, जैसे कि मेरा घर हो गया, मेरा मेरे आरएसपी अकाउंट हो गए, मेरे दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गए। और इट कुड बी लेस ऑब्वियस थिंग, जैसे लेट्स सपोज मेरी कॉर्पोरेशन है, उसका मैं सोल शेयर होल्डर हूँ, उस कॉर्पोरेशन की भी तो कोई वैल्यू है जो ओवर टाइम ग्रो हुई है, ठीक है ना। तो वो भी एक एसेट है। तो इस तरह के कुछ एसेट होंगे जो कि इतने ऑब्वियस नहीं है, और कुछ बड़े ऑब्वियस एसेट होते हैं। तो पहला स्टेप तो ये होता है, एक फॉर्म है पर्टिकुलर जिसमें आप सारे अपने एसेट लिस्ट करते हैं और उनकी जो है मार्केट वैल्यू लिख देते हैं। दैट लीड्स टू अनदर फॉर्म जिसमें you have to include only those assets, you have to include all your asset with certain exclusion। तो exclusion क्या है? जो मेरा कैश है, कैश इन बैंक है, वो ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स मनी है, तो उस एसेट पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज मोस्ट ऑफ द रिटायरमेंट अकाउंट जो होते हैं, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट अकाउंट, दे आर एक्सक्लूडेड, उस पर गवर्नमेंट कहती है कि अभी आपने नहीं देना है। आपकी इमूवेबल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे आपने नहीं देना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पता है जब आप बेचेंगे तो दे कैन रिकवर इट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपकी कॉर्पोरेशन है और वो कॉर्पोरेशन में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसका कनाडा के अंदर है, देन आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है इन दैट टैक्सेबल एसेट। Permanent establishment क्या होता है, we can discuss sometime later, but then there are certain corporation in short which may be included, there are certain corporation that you own which may not need to be included। तो ये सब है वो एक्सक्लूड होता है, बट इसके अलावा जो एसेट्स बच गए वो आपके इंक्लूड होंगे। जैसे इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो कहीं आउट ऑफ द कंट्री फॉर फॉरेन ब्रोकरेज के थ्रू आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया,
तो यू आर सपोज टू डिक्लेयर दैट, ठीक है। अच्छा, फिर उसका जो थर्ड फॉर्म होता है दैट लीड्स टू द, जिसमें आपकी कैलकुलेशन, तो ये जो एसेट्स बच गए आपके जो एक्सक्लूजन का पार्ट नहीं थे, उस पे गवर्नमेंट कहती है कि अब आप अपनी कैलकुलेशन करें कि उसकी मेरी परचेज प्राइस या मेरे जो टेक्निकल वर्ड है वो है एसीबी, एडजस्टेड कॉस्ट बेस क्या है, कि जो मैं उसको परचेज किया और जो उस पर जो भी मैंने एक्सपेंडिचर की है वो कितने बनते हैं और इसकी आज की वैल्यू क्या है। तो जो डिफरेंशियल बनता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। फिर उसका एक पोर्शन है जो कि टैक्सेबल है, जो दैट यूज्ड टू बी 50% बट नाउ दैट नंबर हैज चेंज विद सर्टेन कंडीशंस। तो जो उस पे टैक्स बनता है दैट गवर्नमेंट वांट्स यू टू पे, ठीक है। दो ऑप्शन होता है, एक होता है पे कर दें, एक होता है आपको सिक्योरिटी दे दें गवर्नमेंट को। सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली वुड बी अगेंस्ट कैश। तो मल्टीपल ऑप्शन है, बट द बॉटम लाइन इज के व्हेन यू आर मूविंग आउट वॉट एवर एसेट्स यू ओन एट दैट पॉइंट एंड वॉट एवर ग्रोथ जो आपकी हुई है उन एसेट्स के अंदर, उस पे आपने गवर्नमेंट को उसका ड्यू शेयर देना है, विच इज कॉल्ड डिपार्चर टैक्स। अच्छा, एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि डिपार्चर टैक्स इज 25%। इट्स नॉट लाइक दैट। वो 25% का नंबर किसी और चीज का है। इट्स बेस्ड ऑन योर इनकम, राइट। व्हेन यू आर फाइलिंग योर डिपार्चर टैक्स रिटर्न, अगर आपकी सब चीजें मिला के अगर 4 लाख की इनकम बन जाती है टैक्सेबल इनकम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन, तो जो 4 लाख का रेट है वो लगेगा। अगर 40,000 बनेगी तो 40,000 का जो रेट है वो लगेगा। गॉट इट, मेक सेंस, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल मेरा था, अगेन दिस वन आई शुड हैव आस्क्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज इवन इफ आई बिकम अ नॉन रेजिडेंट ऑफ कनाडा और मेरी कोई इनकम भी नहीं है यहाँ, लेट्स से मेरे ना कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, ना कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, कुछ नहीं है, and I'm living in US now. I'm a Canadian passport holder. Do I still need to file taxes in Canada with zero income? मतलब मुझे कोई फाइलिंग करनी है या it can be just nothing? That is one more difference between Canada and US. So when you are Canadian citizen or PR holder living outside Canada, तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो, कैनेडियन सोर्स। वर्सेस यूएस, यू आर, आप चाहे एक दिन भी नहीं रहे, आप यूएस सिटीजन हैं या यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आपकी फाइलिंग ऑब्लिगेशन तो है, वो आपने करना ही करना। Correct. ठीक है, thank you. Thank you, Amir. This was really helpful. In the end, I would just like to explore कि अगर कोई ऐसी compliance या obligation requirement हमने मिस कर दी, मैंने आपसे ऐसा सवाल नहीं किया, if there is something that you want to share on top which we may have missed, और अगर नहीं की, that's fine as well. Please let us know what that could be, just for the listeners before we close on this podcast. ओके, देखिए, नॉन रेसिडेंट बनने के हिसाब से सबसे बड़ी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो होता है कंप्लायंस और एक होता है प्लानिंग। कंप्लायंस ऑब्वियसली आपने करनी ही करनी है, तो कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आपने यू नीड टू इन्फॉर्म सीआरए कि जी मैं नॉन रेसिडेंट हो रहा हूँ, दैट इज द कंप्लायंस पार्ट। और उसके लिए आपने पहले खुद अपना एनालिसिस करना है कि क्या वाकई में आप नॉन रेसिडेंट हैं बेस्ड ऑन दोस टाइज एंड एवरीथिंग। सेकंड पार्ट उसका होता है प्लानिंग का, जिसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इफ यू आर प्लानिंग टू मूव, तो आप उससे पहले देखते हैं कि यार मेरे ये एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें से इफ आई 6 years फ्रॉम नाउ इफ आई टेल सीआरए कि मैं नॉन रेसिडेंट हो रहा हूँ, तो मुझे इस पे क्या क्या देना पड़ेगा, ठीक है, किस किस पे डिपार्चर टैक्स देना पड़ेगा। देन यू कैन प्लान इट आउट कि ठीक है, मैं अगर 25 अक्टूबर को मैं नॉन रेसिडेंट होता हूँ वर्सेस 5 फरवरी को नॉन रेसिडेंट होता हूँ, हाउ दैट कैन मेक अ डिफरेंस। मुझे एक और एडिशनल टैक्स ईयर मिल जाएगा टू डिस्क्लोज माय इनकम, टू स्प्लिट माय इनकम। इसकी तरह से कौन से एसेट्स हैं जो कि मैं अभी बेच दूं तो शायद मुझे उसका फायदा हो जाए, या मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देयर आर सर्टेन कैपिटल लॉसेस, और मेरा जब ये गेन होगा तो मैं उसको इस साल में इसके अगेंस्ट कर सकता हूँ। तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्लेटिंग एस्पेक्ट दैट कैन गो अराउंड दैट। Besides that, compliance is primarily on that part. Rental income हमने थोड़ी सी बात की थी कि अगर तो आप obviously you can rent it out. We will have a separate session, but just to give you a heads up के rental income, if you become a Canadian non-resident, so the way rental income is treated is totally different, and it's a bit shocking for non-residents के अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। और देयर सर्टेन उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो नॉन रेसिडेंट की होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव हो सकती है कि आप अगर भूल गए थे, 1 साल गुजर गया है, यू कैन स्टिल डिक्लेयर योरसेल्फ नॉन रेसिडेंट एज ऑफ दैट डेट। बट जब आपकी रेंटल इनकम होती, रेंटल प्रॉपर्टी है कनाडा में, तो उसके लिए सर्टेन चीजें जो कि आपको करनी होती हैं इफ यू वांट टू पे लेसर टैक्सेस, और वो आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल थिंग,
when you are moving to a different country, and especially if you have a rental property or some other source of income जो कि Canadian sourced है, तो उसकी planning is important before you go. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आमिर बिकॉज आई कंप्लीटली एग्री मेरे साथ भी ये हुआ था विच इज़ द ईयर आई वाज मूविंग उस वक्त मार्केट स्टॉक मार्केट डिप्ट बिकॉज वो इन्फ्लेशन का जो एक शॉक आया था मार्केट को इन्फ्लेशन बढ़ रही थी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लग गए सो मार्केट स्टार्टेड टू कम डाउन मैसिवली एंड आई हैड एन ऑप्शन कि मैं उस साल मूव करूं या अगले साल मूव करूं एंड आई डिसाइडेड टू मूव इन दैट ईयर बिकॉज मैंने कहा मार्केट इस वक्त गिरी भी है इफ़ आई लीव नाउ आई मेरा डिपार्चर टैक्स रिलेटिवली कम होगा और फिर मुझे जो उसी पे कैपिटल गेन टैक्स जो यूएस में लगेगा वो रिलेटिवली कम है वर्सेस यूएस कनाडा में इट वाज अ ह्यूज ऑफ number but it was enough for me to say कि यार okay other things lining up like it was important for me to decide the schooling kids family वो सब चीज़ें भी प्रायोरिटी रखती थी but this was an additional factor for me to say let's move this year because मेरा departure tax कम होगा as against moving next year जब मेरा departure tax जो है वो relatively ज़्यादा होगा so thanks for saying that and I completely agree with that. With that said, Amir, thanks a lot for coming in. Thanks for sharing this amazing information, amazing knowledge. जिस तरह मैंने कहा कि आपके साथ we'll keep a relationship and we'll keep calling you for other questions, other matters as well. ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. मैं ये मूव कर चुका हूँ खुद और अभी भी मुझे जो है वो there are times when I realize कि I've missed something. कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है. I'll give you an example. Stock options. आपने stock options पे बात नहीं की. There were stock options I got when I was in Pakistan. आई केम टू कनाडा उस पर थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो गई बट उसको मैंने एक्सरसाइज नहीं किया एंड नाउ आई एम इन यूएस उसकी मुझे पता चला बहुत अरसे बाद कि उसकी टैक्सेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है उस पर कोई डिपार्चर टैक्स नहीं लगता बट इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी डिफरेंट वे which I didn't know, which I didn't realize. So again, it helps to know all this information in advance. So again, thank you for joining, Most welcome. and we'll call you again. Thank you.